एज अ सर्जन, एज अ हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन, आपने अपनी जर्नी शुरू कहाँ से की? बचपन से ही मुझे काफ़ी शौक था मेडिकल फील्ड में और डॉक्टर बनने का। तो फिर उसके बाद में हेयर ट्रांसप्लांट एक बहुत ही न्यू फील्ड थी इंडिया में, जब एकदम नई-नई आई हुई थी, क्योंकि पहले इंडिया में हेयर ट्रांसप्लांट नहीं होता था। तो एग्जैक्टली कितना समय लगता है इस कोर्स को करने में? एक्चुअली ये एक डिप्लोमा कोर्स है जो मैंने जर्मनी से की। सर्जरीज़ को परफॉर्म कर सकते हैं। क्या चैलेंजेस वगैरह कुछ होते हैं इसके? कि अलग से एक कोर्स होता है ट्राइकोलॉजी का, क्योंकि इंडिया में अभी-अभी आया हुआ है ना? 15 इयर्स हो चुके हैं, फील्ड में एंटर कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी नई फील्ड है ये। जब कोई पेशेंट आपके पास पहली बार आता है तो आप साइकोलॉजिकली उसको कैसे ट्रीट करते हो, उसके माइंड को कैसे शिफ्ट करते हो पहले? देखिए, हेयर फॉल जो है आजकल काफ़ी कॉमन हो चुका है, और हेयर जो है हमारे बालों जो है हमारे मतलब चेहरे के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बेहतर लुक दे सकते हैं, नेचुरल लुक दे सकते हैं। कि अगर एक आदमी आता है आपसे ट्रीटमेंट करवाने के लिए या हेयर ट्रांसप्लांट कहीं भी जाता है तो स्टेप बाय स्टेप सबसे पहले गाइडेंस क्या है? थोरोली एग्जामिन करते हैं ग्रेड किस तरह की ग्रेड है, क्योंकि पीआरपी ट्रीटमेंट्स है, जीएफसी ट्रीटमेंट, काफ़ी एडवांस ट्रीटमेंट आ चुके हैं। कैंसर हो सकता है, या बहुत सारे मिथ है, कैंसर हो सकता है, या सक्सेस नहीं होती है ट्रांसप्लांट सर्जरी। मतलब एक बार सर्जरी हो गई एंड लाइक गुड टू गो, फिर दोबारा मिलने की कोई जरूरत नहीं है, कैसा क्या होता जनरली है? ये बेसिक सर्जरी है। इसमें जिन पेशेंट को बांधने से अगर वो एक बार आए, सर्जरी कराए, और जनरली कोई फॉलोअप कितने रिक्वायरमेंट नहीं होता। मतलब आर्टिफिशियल हेयर्स यूज करते हो कि आप उस पेशेंट्स के ही हेयर्स को यूज करते हो? जैसे कि ट्रांसप्लांट में क्या होता है, हम अपने ही डोनर एरिया से जो स्कैल्प जो खाली हो चुका है, रूट्स डेड हो चुकी है ना, राइट, पहले हुई होती तो शायद मैं भी एक आपका पेशेंट नहीं होता। होता। इसलिए हेयर ट्रांसप्लांट के लिए हम डोनर एरिया से, अपने ही डोनर एरिया से रूट्स निकालते हैं। किसी दूसरे के पेशेंट्स के हम रूट्स नहीं ले सकते। नहीं ले सकते, ओके। देन अगेन इट विल ग्रो ओह बैक। ओके। सिंगल डे प्रोसीजर होती है, लोकल एनेस्थेसिया होता है, तो लोगों का डर जो है धीरे-धीरे खत्म हो, कहाँ ज्यादा आपको थोड़ा एक्टिव दिखे? क्योंकि ये हम पेशेंट, ये भी काफ़ी आर्टिस्टिक वर्क है, आर्टिस्टिक है। और कलकत्ता में मेरा ट्रांसफ़र, और 8 साल से यहाँ पर हूँ, काफ़ी बेस बन चुका है मेरा। यहाँ पर काफ़ी लोग मुझे जानते हैं, काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट दिए, और लोगों का जो प्यार मिला है मुझे यहाँ, जिसकी वजह से मैं यहाँ पर अभी काफ़ी समय से हूँ। भाई इसीलिए कलकत्ता को तो सिटी ऑफ जॉय कहते हैं। हेलो चैंपियन, वेलकम टू द पीजी शो। आज हमारे बीच एक ऐसे गेस्ट हैं जिन्होंने अपने मेडिकल करियर की शुरुआत की थी 2013 चेन्नई से। उसके बाद वो मूव किए मैसूर, और उसके बाद वो पिछले 7 सालों से कलकत्ता में सर्व कर रहे हैं एज अ हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन। सो आज हम जानेंगे कि हेयर लॉस किस प्रकार से होते हैं, और हेयर लॉस के बाद में हेयर ट्रांसप्लांटेशन कितना करना सेफ है या नहीं है, कितने खर्चे होते हैं, वगैरह वगैरह। और अगर किसी के हेयर लॉस हो रहे होते हैं तो उसका कॉन्फिडेंस किस प्रकार से लो हो जाता है, किस प्रकार से चीज़ें की जाती हैं, वो आज के एपिसोड में हम जानेंगे। सो बने रहिए। मैं हूं प्रसेनजीत गुप्ता, ऑथर, लाइफ एंड बिजनेस कोच, इंटरनेशनल ट्रांसफॉर्मेशन स्पीकर। सो चलते हैं और शुरू करते हैं आज का हमारा पॉडकास्ट। सो डॉक्टर विकास चौहान, बहुत बहुत स्वागत है आपका द पीजी शो में। बहुत अच्छा लगा कि आप यहाँ पर आए अपनी जर्नी को शेयर करने के लिए, ताकि हमारे व्यूअर्स को मदद मिल सके। जो भी हेयर लॉस को लेके जो कंफ्यूजन्स है, ट्रांसप्लांटेशन को लेके जो कंफ्यूजन्स है, उसकी क्लैरिटी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारी रिक्वेस्ट को पूरा करने के लिए। थैंक यू प्रसन्न जी। आज बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आके, आपके पॉडकास्ट में इतने बड़े, और अपनी जर्नी को शेयर करने में। और मैं जानना चाहूँगा कि आपके जो व्यूअर्स है वो भी इस जर्नी को देखें कि किस तरीके से हेयर ट्रांसप्लांट की फील्ड काफ़ी आगे बढ़ चुकी है, और जिन लोगों को भी हेयर फॉल की प्रॉब्लम है वो लोग भी जान सके कि किस तरीके से हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं, और किस तरीके से उन लोगों को सॉल्यूशन मिल पाए। ओके। सो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि एज अ सर्जन, एज अ हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन, आपने अपनी जर्नी शुरू कहाँ से की? क्या बचपन से ही आपको डॉक्टर बनने का, सर्जन बनने का शौक था, या आपने कहीं से इंस्पिरेशन ली, किसी को देख के कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने का कुछ आया? एग्जैक्टली हुआ क्या, ये पूरा जरिया क्या था? एक्चुअली बचपन से ही मुझे काफ़ी शौक था मेडिकल फील्ड में और डॉक्टर बनने का। तो मैं बचपन से ही सोचता था कि मुझे लोगों को ट्रीट करना है मेडिकली, जिन लोगों की प्रॉब्लम्स है, या उन्हें हेल्दी रखना है, ठीक है। तो उसके बाद से मुझे लगने लगा कि काफ़ी मेहनत करना है, क्योंकि डॉक्टर बनना है तो उसके लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो काफ़ी स्टडीज़ करने के बाद मैंने ये मुकाम हासिल किया, और उसके बाद फिर डॉक्टरेट डिग्री होने के बाद भी मुझे लगा कि मुझे कुछ नया करना है, कुछ नई फील्ड में कुछ काम करना है। तो फिर उसके बाद में हेयर ट्रांसप्लांट एक बहुत ही न्यू फील्ड थी इंडिया में, जब एकदम नई-नई आई हुई थी, क्योंकि पहले इंडिया में हेयर ट्रांसप्लांट नहीं होता था। तो उसके बाद फिर मैंने इंटर किया हेयर ट्रांसप्लांट में, और उसके बाद मैं फिर यहाँ तक अभी पहुँच पाया हूँ। तो एग्जैक्टली कितना समय लगता है इस कोर्स को करने में?
एक्चुअली ये एक डिप्लोमा कोर्स है। मेडिकल डिग्री करने के बाद एक सेपरेट अलग से कोर्स होता है ट्राइकोलॉजी का, जो 1 ईयर का होता है। ओके। ये फॉरेन डिग्री होती है जो मैंने जर्मनी से की, और उसके बाद में फिर हम सर्जरीज को परफॉर्म कर सकते हैं। ओके। सो इसके चैलेंजेस क्या होते हैं? अगर मान लीजिए कोई जैसे आप तो ऑलरेडी सर्जन बन चुके हो, जी। 13 साल का एक्सपीरियंस है, जी। तो मान लीजिए हमारे व्यूअर में अगर कोई इस प्रकार का सर्जन बनना चाहे, जी। सो उसकी पढ़ाई वगैरह कहाँ से हो सकती है, या कितना मतलब ये क्या चैलेंजेस वगैरह कुछ होते हैं इसके? जी, एक्चुअली आप मेडिकल डिग्री करने के बाद आप, जैसे मैंने बताया कि अलग से एक कोर्स होता है ट्राइकोलॉजी का, क्योंकि पहले ये इतना फील्ड में नहीं था, इतना इसका एजुकेशन नहीं था। इंडिया में अभी-अभी आया हुआ है ना? 15 इयर्स हो चुके हैं। तो उसके बाद इसका कोर्स करने के बाद आप इस फील्ड में एंटर कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी नई फील्ड है ये। ओके। सो एक बात बताइए मुझे कि मान लीजिए अगर कोई पेशेंट आपके पास आता है जी। जिसके हेयर लॉस हो रहे हैं, सो मुझे ऐसा लगता है कि साइकोलॉजिकल भी बहुत इफेक्ट होता है अगर किसी की हेयर लॉस हो, तो मुझे याद है जी। कि देखिए अभी तो बहुत सुविधाएं हो गई हैं, राइट, एंड आई विश कि अगर आपसे मेरी मुलाकात बहुत पहले हुई होती तो शायद मैं भी एक आपका पेशेंट होता और मैं भी इस ट्रीटमेंट के थ्रू जाता ऑफ कोर्स। बट आई लव माय लुक, और ये लुक मैंने बनाया है एंड मैं रेगुलर शेव करता हूँ उसमें। लेकिन मैं जानता हूँ कि मुझे याद है कि जब हेयर लॉस हो रहे थे मेरे भी, तो बहुत जी। कॉन्फिडेंस लो फील होता जी। है ना? लुक पर बहुत असर आता है। मतलब काम पर हम सोचते हैं कि यार किसी को इम्प्रेस करने में असुविधाएँ होती हैं, चाहे वो लड़की को इम्प्रेस करना हो, क्लाइंट को इम्प्रेस करना हो, राइट। किसी और मज़ाक का पात्र भी आप बहुत बन जाते हो दोस्त राइट, यारों राइट। के बीच में। राइट। तो जब कोई पेशेंट आपके पास पहली बार आता है, तो जी। आप साइकोलॉजिकली उसको कैसे ट्रीट करते हो? उसके माइंड को कैसे शिफ्ट करते हो पहले? देखिए, हेयर फॉल जो है आजकल काफ़ी कॉमन हो चुका है, हुँ, और हेयर जो है हमारे बालों जो है हमारे मतलब चेहरे के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और आपको तो पता है कि आजकल की जो लाइफ़स्टाइल है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गई, चेहरा बहुत इम्पोर्टेंट है सब लोगों के लिए। तो हेयर जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और हेयर फॉल के बहुत सारे रीज़न्स हो हुँ, चुके हैं। तो जो बाल है, जो हमारे सर के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं, तो उसके लिए क्या है कि हम लोग हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी करते हैं, और एक हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी एकमात्र ट्रीटमेंट है जिससे कि हम बेहतर लुक दे सकते हैं, नेचुरल लुक दे सकते हैं, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस जो है बूस्ट हो सकता है। क्योंकि जब बाल नहीं रहते सर पे, तो पेशेंट जो है कंफर्टेबल फील नहीं करता, है ना? लो उसका कॉन्फिडेंस होता है, वो अच्छा नहीं लगता, लोग उसे उसे मज़ाक उड़ाते हैं उसका काफ़ी, है ना? तो हेयर ट्रांसप्लांट एक सर्जरी है जिससे कि आपको काफ़ी अच्छा कॉन्फिडेंस मिल सकता है, नेचुरल लुक मिल सकता है, जिससे कि आप अपनी लाइफ़स्टाइल को और भी बेहतर बना सकते हैं। ओके। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये बताइए कि मान लीजिए अगर कोई एक एक आदमी आता है जिसको जी। हेयर ट्रांसप्लांट कराना है जी। आपसे, ठीक है? तो उसके वजह प्रोसेस क्या होता है? मतलब किस प्रकार से आप उसको स्टेप 1, स्टेप 2, वो एक बार थोड़ा बताइए तो जी। क्या होता है कि देखिए, क्योंकि ये एक ऐसा शब्द है कि अभी भी बहुत सारे लोगों में ना प्रॉपर क्लैरिटी नहीं है। राइट। बहुत लोग डरते हैं कि भाई इसके शायद हो सकता है बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हों, क्या है, नहीं है। तो हम जानना चाहते हैं आपकी जर्नी से और आपके एक्सपीरियंस से कि भाई एग्ज़ैक्टली ट्रांसप्लांटेशन का स्टेप बाय स्टेप क्या फ़ॉर्मूला है? जी। इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, या क्या इसके प्रोटोकॉल्स हैं, या किस प्रकार से अगर आप कोई चीज़ ट्रीटमेंट कराते हो, तो मेंटेनेंस क्या है, हाई है, लो है, या क्या करना चाहिए, वो पूरी चीज़ें। तो सबसे पहला मेरा सवाल ये है जी। कि अगर एक आदमी आता है जी। आपसे ट्रीटमेंट करवाने के लिए जी। या हेयर ट्रांसप्लांट कहीं भी जाता है, तो स्टेप बाय स्टेप सबसे पहले गाइडेंस क्या है? सबसे पहले जिन पेशेंट को प्रॉब्लम होती है, वो सबसे पहले डॉक्टर के पास आता है, राइट? तो सबसे पहले जब पेशेंट हमारे पास आता है, पहले हम पेशेंट को थोरोली एग्ज़ामिन करते हैं, पहले कंसल्ट करते हैं कि पेशेंट की प्रॉब्लम क्या है। हुँ, हुँ। पेशेंट को देखने के बाद हम देखते हैं कि पेशेंट की किस प्रकार की हेयर फॉल की प्रॉब्लम है, क्या उसे ग्रेड किस तरीके की ग्रेड है, क्योंकि इसमें ग्रेड्स ऑफ बाल्डनेस होता है कि ग्रेड 1, 2, 3 तो नहीं है, है ना? तो जिस तरीके की ग्रेड ऑफ बाल्डनेस है, उस तरीके से हम लोग उसके प्रोसेस करते हैं। जैसे कि अगर पेशेंट का गंजापन ग्रेड 2 है, तो ऐसी सिचुएशन में हम पेशेंट को गाइड किया जाता है कि उसे हेयर ट्रांसप्लांट कराने से ही बेटर रिजल्ट मिल सकते हैं। क्योंकि अगर पेशेंट के हेयर फॉल पूरी तरीके से जा चुके हैं, स्कैल्प विजिबल है, तो ऐसी सिचुएशन में पेशेंट को किसी प्रकार का मेडिसिन या एडवर्टाइजिंग प्रोडक्ट, ऑयल, तेल, शैम्पू से उसे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। उसे हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी से ही प्रॉपर रिजल्ट मिल सकता है, नेचुरल लुक मिल सकता है। हाँ, अगर पेशेंट का हेयर फॉल हो रहा है हुँ, हुँ। या एक्जिस्टिंग हेयर है उसके जो गिर रहे हैं, हेयर थिनिंग हो रहा है, तो उसके लिए भी ट्रीटमेंट अवेलेबल है। जैसे पीआरपी ट्रीटमेंट्स है, जीएफसी ट्रीटमेंट, काफ़ी एडवांस ट्रीटमेंट आ चुके हैं अभी, ओके। जिससे कि हम पेशेंट के जो हेयर फॉल हो रहा है, जो एक्जिस्टिंग हेयर फॉल हो रहा है, उसको हम मेंटेन कर सकें, कंट्रोल कर सकें। और जो ट्रांसप्लांट, क्योंकि बहुत से लोगों को डर है, लोग अभी भी लोग डरते हैं कि यार हेयर ट्रांसप्लांट करने से कैंसर हो सकता है, या बहुत सारे मिथ है, कैंसर हो सकता है, या सक्सेस नहीं होती है ट्रांसप्लांट सर्जरी। ऐसा नहीं है।
अगर हम हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी करते हैं तो आपके बहुत अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं और किसी प्रकार के कोई साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। आप नेक्स्ट डे से सर्जरी के नेक्स्ट डे से आप घूमना फिरना कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी सर्जरी है और निश्चिंत रहिए, किसी प्रकार का भी कोई इसका साइड इफेक्ट नहीं होता है। ओके। सो अभी तक आपके जितने भी पेशेंट्स इन 13 सालों में बने हैं जी। जिन्होंने हेयर ट्रांसप्लांट करवाया है, सो इसका क्या मतलब, वो क्या दोबारा उनको रेगुलर चेकअप के लिए आना पड़ता है कि मतलब एक बार सर्जरी हो गई एंड लाइक गुड टू गो, फिर दोबारा मिलने की कोई ज़रूरत नहीं है? कैसा क्या होता है? जनरली ये बेसिक सर्जरी है। इसमें जिन पेशेंट्स को बालने से अगर वो एक बार आए सर्जरी कराए और जनरली कोई फॉलोअप कितने रिक्वायरमेंट नहीं होती है, लेकिन फिर भी अगर हम हर महीने मंथली अगर फॉलोअप करते और पीआरपी ट्रीटमेंट देते, क्योंकि कई पेशेंट ऐसे होते डिफरेंट कैटेगरीज के होते, किसी का बालनेस हाफ होता है, किसी का पूरा बालनेस होता है, तो एग्जिस्टिंग हेयर्स भी होते। तो ट्रांसप्लांट के बाद भी एग्जिस्टिंग बालों को मेंटेन करने के लिए अगर हम हर महीने फॉलोअप करते हैं, पेशेंट ट्रीटमेंट लेते हैं पीआरपी वगैरह, तो उससे क्या होगा कि पेशेंट को और भी बेटर रिजल्ट्स मिल सकते हैं। तो फॉलोअप लेना चाहिए मंथली, सो जिससे कि पेशेंट्स को और बेटर रिजल्ट्स मिल सके। ओके। इसमें ये जो ट्रांसप्लांटेशन सर्जरी का जो पूरा प्रोसेस है, इसमें जी। जैसे आप हेयर्स कहाँ, मतलब आर्टिफिशियल हेयर्स यूज़ करते हो कि आप उस पेशेंट्स के ही हेयर्स को यूज़ करते हो, या वो राइट, क्या कैसे राइट। होता है? ट्रांसप्लांट प्रोसीजर एक इस तरीके की है, एक जैसे कि ट्रांसप्लांट में क्या होता है, हम अपने ही डोनर एरिया से रूट्स निकाल के, क्योंकि जो स्कैल्प जो खाली हो चुका है, रूट्स डेड हो चुकी है ना, राइट, तो हम हेयर ट्रांसप्लांट प्रोसीजर में अपने ही डोनर एरिया से रूट्स निकाल के फ्रंट पोर्शन में जहाँ पर भी आपका बाल है उस एरिया में हमें रूट्स लगाना है, और उस रूट्स में से धीरे धीरे करके 6 मंथ में हमारे नेचुरल ग्रोथ होती है हेयर की, ठीक है? ओके। क्योंकि हेयर फॉल जो भी होता है वो फ्रंट से लेके क्राउन पोर्शन तक ही होता है। इसमें डोनर एरिया के बाल कभी नहीं गिरते, क्योंकि यहाँ पर किसी चीज़ का हार्मोनल इफेक्ट नहीं होता। आपने देखे होंगे काफ़ी पेशेंट जो 70-80 एज की भी हो चुके हैं, उनका डोनर एरिया के पीछे के, बाल हाँ, राइट पीछे के बाल बल रहते नहीं हैं जाते। हमेशा, राइट, करेक्ट। तो ये भगवान का करिश्मा ही ऐसा है कि यहाँ किसी चीज़ का इफेक्ट नहीं होता। इसलिए हेयर ट्रांसप्लांट के लिए हम डोनर एरिया से, अपने ही डोनर एरिया से रूट्स निकालते हैं। किसी दूसरे के पेशेंट्स के हम रूट्स नहीं ले सकते। नहीं ले सकते, ओके। सो इसमें जैसे फिर 6 महीने बाद आपने कहा कि नेचुरली बाल अपने आप बढ़ने लगते हैं, आने लगते हैं, राइट। तो इसका जैसे नॉर्मल जिनके ऑलरेडी हेयर होते हैं, राइट, जी। तो जो अपने अपने बाल कट वगैरह कराते हैं सारी चीज़ें, तो ये ट्रांसप्लांटेशन के बाद प्रोसेस सेम रह सकता है? नेचुरल बाल है ये आपके, जैसे पहले जो हमारे नेचुरल बाल थे वैसे ही है। ट्रांसप्लांट इज द नेचुरल हेयर प्रोसेस, ठीक है? इसमें अपने ही रूट निकाल के लगा रहे हैं, तो अपने ही नेचुरल बाल है। आप जब ग्रोथ हो जाएगी 6 मंथ के बाद, उसके बाद आप बालों को कलर कर सकते हैं, ट्रिम कर सकते हैं, कटिंग कर सकते हैं, देन अगेन इट विल ग्रो ओह, बैक। ओके। सो इसमें कोई आर्टिफिशियल का कोई सीन नहीं है। समझ गया, ये बेसिकली आपने वापस से रूट पैदा कर दिए और जो रूट से पेड़ बनते हैं और राइट, फल राइट। निकलते हैं, ये वही प्रोसेस है सेम बेसिकली। सेम सेम सेम। ओके। तो ये जो पूरा प्रोसेस होता है, ये पेशेंट के लिए क्या पेनफुल होता है कि भाई पता नहीं चल रहा है, कि उसके लिए कुछ इंजेक्शन वगैरह देते हो आप करने के लिए पहले कुछ? हेयर ट्रांसप्लांट प्रोसीजर एक लोकल एनेस्थीसिया में प्रोसीजर होती है, जिसमें कि लोकल एनेस्थीसिया दिया जाता है। तो इसमें किसी प्रकार का कोई पेन नहीं होता। अगर पेन होगा कोई सर्जिकल प्रोसेस में तो सर्जरी नहीं कर सकते। तो सिंगल डे प्रोसीजर होती है, लोकल एनेस्थीसिया में होता है, किसी प्रकार का कोई पेन नहीं होता, जस्ट स्पीकिंग फील होता है पेशेंट को एनेस्थीसिया देते समय ओनली 2-3 मिनट्स के लिए। ओके। बाकी काफ़ी कंफर्टेबल है। नेक्स्ट डे पेशेंट अपना नॉर्मल वर्किंग डे में जा सकता है, घूमना Okay. फिरना, और किसी प्रकार का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। काफ़ी कंफर्टेबल सर्जरी। ये कमाल की चीज़ है, ये जी। बहुत अच्छी जानकारी आपने दी, क्योंकि क्या होता है ना कि डर इसी बात का होता है मैक्सिमम लोगों में, कि भाई इसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं, या बहुत पेनफुल प्रोसेस है, तो लोग क्या होता है कि देखिए एंड ऑफ द डे ये जो सारा प्रक्रिया है, ये आप हेड के ऊपर कर रहे हो, जी। राइट? तो आदमी उस चीज़ से, अगर देखिए सारा खेल ना अवेयरनेस और नॉन अवेयरनेस का है। अगर अवेयरनेस है तो लोग डरते नहीं है, जी। लेकिन मैक्सिमम देखिए क्योंकि जानकारी जो है वो प्रॉपर लोगों तक है नहीं, जी। जो दोस्त यार ने कह दिया उससे ही लगता है कि भाई यही सच है। प्रसन्नजीत जी, अभी भी लोगों को 50% ही नॉलेज है इसके बारे में। अभी भी लोग थोड़ा डरते हैं, लेकिन अवेयरनेस अभी काफ़ी बढ़ चुकी है सोशल मीडिया के भी थ्रू, यूट्यूब के थ्रू, और डॉक्टर्स भी काफ़ी हो चुके हैं इस फील्ड में अब, है ना? तो लोगों का डर जो है धीरे-धीरे खत्म हो चुका है। अब लोग हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी करा रहे हैं और अपने लुक को वापस पा रहे हैं। मतलब बहुत ही अच्छा रिजल्ट लोगों को मिल पा रहा है। पहले अवेयरनेस बहुत कम थी, बहुत डर था, कैंसर हो जाएगा, बाल फिर से गिर जाएँगे। काफ़ी इस तरीके का मिथ था, लेकिन लोग अब डरना बंद कर चुके हैं। ओके। देखिए आपने प्रैक्टिस शुरू की चेन्नई में, फिर आप मैसूर गए और फाइनली आप कलकत्ता में पिछले 7-8 सालों से हैं। जी। तो इन तीनों शहरों में आपने क्या डिफरेंट पाया, मतलब इन टर्म्स ऑफ हेयर लॉस पीपल, और कि ट्रीटमेंट कराने में लोग कहाँ ज़्यादा आपको थोड़ा एक्टिव दिखे, किन किन शहरों में? देखिए, तीनों ही सिटी काफ़ी बहुत ही अच्छी है और तीनों में ही मुझे अलग-अलग चीज़ें देखने को मिली। चेन्नई तो मेरी मदर प्लेस है, क्योंकि मैंने स्टार्ट ही वहाँ से किया, मेरी मेडिकल फील्ड मैंने वहाँ से की है।
और हेयर ट्रांसप्लांट जर्नी में भी मैंने वहीं से स्टार्ट की। हेयर ट्रांसप्लांट स्टार्ट करने के 1 साल तक मैं वहाँ पर 1 ईयर तक था, तो जस्ट वो तो स्टार्टिंग पीरियड था मेरा, और 1 ईयर में मैंने अपने सीनियर्स डॉक्टर के साथ ये हेयर ट्रांसप्लांट जर्नी को सीखा है, जाना है, समझा है, क्योंकि इट्स नॉट ईज़ी। क्योंकि ये हम पेशेंट, ये भी काफ़ी आर्टिस्टिक है, और पेशेंट की हेयर लाइन डिज़ाइन करना, ये आर्टिस्टिक वर्क है, तो इसे बहुत अच्छी तरीके से करना होता है, तो सीखना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद फिर मैंने ट्रांसफ़र हुआ मेरा मैसूर में भी मैं 1 ईयर था, तो वहाँ पर भी दिस इज़ अ डिफरेंट स्टेट, तो काफ़ी अच्छा लोगों ने रिस्पॉन्स किया, लोगों को काफ़ी पसंद आया, रिज़ल्ट भी काफ़ी अच्छे बेहतर दिए, ठीक है। डिफरेंट प्लेस है, तो डिफरेंट कैटेगरी के पेशेंट्स भी मिले, वैराइटीज़ के, है ना। उसके बाद फिर कलकत्ता में मेरा ट्रांसफ़र हुआ, और 8 साल से यहाँ पर हूँ, काफ़ी बेस बन चुका है मेरा, यहाँ पर काफ़ी लोग मुझे जानते हैं, काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट दिए, और लोगों का जो प्यार मिला है मुझे यहाँ, जिसकी वजह से मैं यहाँ पर अभी काफ़ी समय से हूँ। तो मुझे एक बात बताइए डॉक्टर साहब, सबसे इम्पोर्टेंट है कि भाई सर्जरी के बाद में जी। किस प्रकार के सेफ्टी मेजर्स जो है वो आप लोग मेंटेन करते हो, और एक पेशेंट को किस प्रकार का हाइजीन मेंटेन करना चाहिए, वो क्या होता है? देखिए, जनरली जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोगों का जो क्लिनिक है, प्रॉपर स्टरलाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है। अगर क्लिनिक प्रॉपर स्टरलाइज़ नहीं होगा, तो कहीं न कहीं इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं, राइट? तो प्रॉपर इंस्ट्रूमेंटेशन जो है हम लोगों का स्टरलाइज़ होता है, जो टीम होती है प्रॉपर सर्टिफाइड टीम होती है, एक डॉक्टर्स के मॉनिटरिंग में सर्जरी होती है, डॉक्टर्स करते हैं मॉनिटरिंग में सर्जरी होती है। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तब जाके हम लोग सेफ्टी प्रोटोकॉल जो है फॉलो करते हैं ये सारी चीज़ों का। ओके। और एक पेशेंट को कैसे हाइजीन मेंटेन करना चाहिए? सर्जरी हो गया, अब घर चला गया। जी, अब घर पे तो आपको पता है कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जी। तो वो अपने पर्सनल हाइजीन को क्या-क्या आप बताते हो कि भाई क्या-क्या मेंटेन करना चाहिए? जनरली देखिए, सर्जरी के बाद पेशेंट को 1 वीक थोड़े रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। जैसे कि पेशेंट्स को 1 वीक जब भी बाहर निकलता है पेशेंट, तो उसे स्कैल्प में कवर करना चाहिए, जैसे ओके। डिस्पोजल कैप वगैरह से, ताकि किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन ना हो, क्योंकि धूल डस्ट वगैरह अगर बाहर ज़्यादा लगे तो इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। और प्रॉपर मेडिसिन्स वगैरह जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं उसे फॉलो करना चाहिए, ताकि कोई भी पेशेंट को इन्फेक्शन वगैरह ना हो। ओके। नॉर्मली आप जैसे मान लीजिए एक दिन में कितने सर्जरीज़ हो सकते हैं इस प्रोसेस जनरली में? एक दिन में एक ही सर्जरी परफॉर्म करते हैं, ताकि पेशेंट भी कंफर्टेबल रहे और प्रॉपर सेफ्टी हम लोग फॉलो कर सकें। ओके। अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि भाई आउटसाइड द क्लिनिक जी। आप आप किस प्रकार से इंस्पायर्ड रहते हो, ग्राउंडेड रहते हो? देखिए, मेरा तो ज़्यादातर समय सर्जरीज़ में ही रहता है। डेली मैं सर्जरीज़ करता हूँ, सुबह से सर्जरीज़ में चले जाते हैं, फिर कंसल्टेशंस होती है, फिर पेशेंट्स के फ़ॉलो-अप होते हैं। लेकिन जब भी मुझे समय मिलता है, जब मैं छुट्टी से लेता हूँ, तब को समय बाहर जाना ज़्यादा पसंद करता हूँ। मुझे ग्रीनरी ज़्यादा पसंद है, मैं फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करता हूँ, और कहीं रिसॉर्ट वगैरह मुझे जाना ज़्यादा पसंद है। ज़्यादा वो करता हूँ, प्रेफ़र मैं। हाँ, ये रिसॉर्ट्स में सुकून बहुत मिलता है, जी, शांति सुकून बहुत होती बस। है, और मुझे ऐसा लगता है ना कि शायद महीने में या 2 महीने में 1 आध बार तो आपको ये पर्सनल ट्रीटमेंट अपने आप को देना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी। जी, जी। क्योंकि अगर आप अपने आप को, मन को और शरीर को अगर आप खुश नहीं रखोगे, शांत नहीं रखोगे, तो फिर आप जीवन को जी नहीं पाओगे जी, प्रॉपर, बिल्कुल, बिल्कुल। है ना? अच्छा, मुझे एक बात बताइए डॉक्टर साहब, अगर आप डॉक्टर नहीं होते, मतलब हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन नहीं होते, तो क्या होते? देखिए, कभी तो ऐसा सोचा नहीं मैंने, क्योंकि मैंने आपको बताया बचपन से ही मेरा दिमाग सिर्फ़ मेडिकल फ़ील्ड में था। तो कभी मैंने ऐसा सोचा नहीं, लेकिन फिर भी हाँ, कहीं न कहीं आर्टिस्टिक वर्क है मेरा, तो कहीं न कहीं आर्किटेक्टर हो सकता था मेबी, क्योंकि हेयरलाइन डिज़ाइन करना ये भी एक प्रकार का आर्टिस्ट है, तो कहीं न कहीं मेबी आर्टिस्ट हो सकता था। ओके, आप सक्सेस को किस प्रकार से डिफाइन करते हो? सक्सेस जो है, जैसे कि मैं डॉक्टर हूँ, तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि कंसल्टेशंस जब भी मैं लेता हूँ, पेशेंट को सही सलाह देता हूँ, ठीक है? सलाह जब मैं सही देता हूँ, तो और पेशेंट की जो भी रिक्वायरमेंट होती है, उसको मैं फुलफ़िल करता हूँ, और जब पेशेंट सैटिस्फ़ाई होता है और पेशेंट को जब बहुत अच्छा ट्रीटमेंट मिलता है, अच्छे लुक्स मिलते हैं, तो मुझे, मेरे लिए वही सब कुछ सक्सेस मैं मानता हूँ उस चीज़ को। तो मैं यही बोलूँगा कि सही ट्रीटमेंट, सही गाइडेंस देना बहुत ज़रूरी है अपने पेशेंट्स को। ओके, हम 2 मैसेजेस लेना चाहूँगा मैं आपसे, हमारे ऑडियंस के लिए। जी, पहला मैसेज उन एस्पायरिंग डॉक्टर्स के लिए या जो इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, जो डॉक्टर बनना चाहते हैं इस इंडस्ट्री में, जी, उनके लिए क्या मैसेज है पहला? जी। पहला आप वो शेयर करो कि आप उनको क्या मैसेज देना चाहते हो? देखिए, जो भी डॉक्टर्स, न्यूली डॉक्टर्स हैं जो हेयर ट्रांसप्लांट फील्ड में आए हैं, या जो डॉक्टर ऑलरेडी सर्जरी कर रहे हैं, उन लोगों को मैं यही बोलना चाहूँगा, हमेशा पेशेंट के साथ एथिकली रहिए। मतलब कि
जो भी हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी कराने आते हैं पेशेंट्स, तो कंसल्टेशन आप प्रॉपर कंसल्टेशन करिए, आप उन लोगों को सही गाइडेंस दीजिए ताकि उन लोगों को एक अच्छे तरीके से समझ में आए कि किस तरीके से डॉक्टर सर्जरी कर रहा है, किस तरह की ग्रेड ऑफ बार्नलेस है। अगर आप सही गाइडेंस देंगे, सही सलाह देंगे, इथिकली समझाएंगे, तो पेशेंट उन लोगों को अच्छा लगेगा, उन लोगों को समझ में आएगा डॉक्टर भी बहुत अच्छे से हमें एक्सप्लेन कर रहा है। तो क्या होगा, आपकी भी रेपुटेशन अच्छी होगी, आप भी सही गाइडेंस देके पेशेंट लोगों को अच्छे रिजल्ट दे सकते हैं, अच्छे से समझा सकते हैं। तो यही मैं बोलना चाहूँगा कि और आप लोगों की रेपुटेशन भी अच्छी होगी। जब आप लोग रिजल्ट अच्छे देंगे, बेहतर रिजल्ट देंगे, तो क्या होगा, पेशेंट को भी लगेगा कि हाँ, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं, हम भी अपने फ्रेंड्स को रेफ़र कर सकते हैं या उन्हें समझा सकते हैं कि हाँ, सर्जरी से यहाँ काफ़ी बेहतर होती है। तो मेरा यही सजेशन रहेगा कि आप सही गाइडेंस दें, सही कंसल्टेशंस लिए पेशेंट के साथ, ताकि आप लोगों की रेपुटेशन नाम हमेशा बना रहे। ये बहुत सही इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक डॉक्टर जी। और ये इस तरह की जो पूरा काम है ये रेफरेंस बिजनेस पर ही है जी, कि अगर एक डॉक्टर अच्छी सर्जरी करता है तो वो 110% रेफरेंस पर ही 99% काम वही हो जाता जी, है। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। सिंपल सी बात है। अच्छा, दूसरा मैसेज हम ये जानना चाहेंगे उन लोगों के लिए जो ट्रांसप्लांटेशन कराना चाहते हैं, जी, है ना, या जिनके हेयर लॉस हो रहे हैं, जी। उनके लिए क्या मैसेज है? देखिए, जिन लोगों को भी अगर हेयर ट्रांसप्लांट करवाना चाहते हैं या जिन लोगों को हेयर फॉल की प्रॉब्लम है, सबसे पहले मैं यही सजेशन देना चाहूँगा कि सबसे पहले डॉक्टर के पास आएँ। सबसे पहले सर्च करें कि कौन-सा डॉक्टर आप लोगों के लिए बेस्ट हो सकता है, ठीक है? डॉक्टर के पास आए, कंसल्ट करें, क्योंकि बहुत से ऐसे पेशेंट हैं जो फ़ोन पे ही बात कर लेते हैं, ठीक है? और कई बार सही गाइडेंस नहीं मिल पाता उन्हें। तो आप लोग पहले डॉक्टर के बारे में सर्च करें, डॉक्टर के पास आएँ, कंसल्ट करें, बातों को समझिए, कौन से डॉक्टर आपको सही सलाह दे रहा है। उसके बाद आप फिर डिसीजन लीजिए कि मुझे किस तरीके का ट्रीटमेंट लेना चाहिए या मुझे मेरे लिए सही ट्रीटमेंट सही है या नहीं। ओके, तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपके हेयर लॉस हो रहे हैं या अगर आप कंसल्ट करना चाहते हैं तो केवल फ़ोन पर ना कंसल्ट करें, जी, आप उनसे जाके वो फिजिकली मिलिए, क्योंकि मिलने में तो बहुत ज़्यादा कुछ जाता नहीं है, ठीक है ना? तो आप जब मिलोगे तब आप अंडरस्टैंड करोगे कि लिटरली आपको उसकी ज़रूरत भी है या नहीं है, जी, वो प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा। और अगर आप डॉक्टर विकास से कंसल्ट करना चाहते हैं तो इनके बारे में डिटेल जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो यू कैन कंसल्ट विद हिम, कॉल हिम एंड यू कैन डू आप इनसे बात कर सकते हैं, समझ सकते हैं। सो बहुत-बहुत शुक्रिया डॉक्टर विकास हमारे शो में आने के लिए, द थैंक पीजी यू शो सो में आने मच। के लिए बहुत अच्छा लगा जी, आपसे बात करके, और आपने अपने इनसाइट्स, अपने एक्सपीरियंस जो हमारे ऑडियंस के साथ शेयर किए, तो उनके लिए बहुत ही बेनिफिट हुआ। हम चाहेंगे कि और नए पॉडकास्ट हम आपके साथ शेयर करें, नई जानकारियाँ इस इंडस्ट्री में हम लेकर आएँ, क्योंकि हेयर लॉस एक ऐसी चीज़ है दोस्तों जो केवल शरीर के एक अंग को हो सकता है कम ना कर रही हो, लेकिन वो कॉन्फिडेंस का बहुत बड़ा रोल निभाती है। थैंक यू सो मच थैंक विकास यू फॉर सो मच कमिंग। प्रसेन जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। मैं हूं प्रसेनजीत गुप्ता, AKA पीजी, ऑथर, लाइफ एंड बिजनेस कोच, इंटरनेशनल ट्रांसफॉर्मेशन स्पीकर। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, क्योंकि ऐसे एपिसोड्स, ऐसे पॉडकास्ट हम रेगुलरली लेकर आते हैं जहां पर आप अपने जीवन को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, कुछ नया सीख सकते हैं, चाहे वो आपका पर्सनल डेवलपमेंट से रिलेटेड हो या आपके प्रोफेशनल वर्ल्ड से रिलेटेड हो। तो दोस्तों, अगर कोई भी वीडियो, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के संग शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।